हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लवणता चैप्टर को। आप सभी जैसा जानते ही हैं कि ईवीएस की क्लासेस लगातार डाली जा रही है इस पे है, और यूपी टेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लगभग सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। चाहे वो सीडीबी पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं या ईवीएस पढ़ना चाहते हैं, सभी वीडियो डाली जा चुकी हैं लगभग है। कुछ वीडियो बची हैं, आने वाले टाइम में आपकी पढ़ जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लवणता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन बनता इससे है, और बहुत ही आसान भी टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं लवणता चैप्टर को। समझता हूँ आखिर होता क्या है लवणता। ठीक है, नाम तो बहुत सुना हुआ, लवण समुद्र में लवणता बहुत अधिक है, लवणता अधिक है। ठीक है, इस टाइप से इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, खारापन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, खारापन। जितना ज़्यादा नमक उतनी ज़्यादा क्या होगा, लवणता। ठीक है, अगर सिंपल तरीके से अगर हम लोग इसे समझें तो जैसे समुद्री जल का भार तथा उसमें उपस्थित घुले हुए लवणों के अनुपात को क्या बोलते हैं बेटा, लवणता बोलते हैं। फिर से समझिए, समुद्री जल का जो भी भार है, जैसे मान लीजिए 1 किलो हमने समुद्री जल लिया, 1 लीटर लिया सॉरी, उसमें कितना घुला हुआ लवण है। ठीक है, उनके अनुपात को ही क्या बोलते हैं, लवणता बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे कि हम लोग कोई सेब है, ठीक है, चाहे आपकी चीनी हो गई, सेब हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग किस में तौलते हैं, किलोग्राम में तौलते हैं। दूध को किस में तौलते हैं, लीटर में तौलते हैं। ऐसे ही लवणता को किस यूनिट में तौला जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, तो ये बेटा होता है ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अगर हम सिंबल की बात करें तो किस सिंबल से इसको हम लोग दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं इस टाइप से बेटा। जैसे हमने लिखा यहां पे, 1 मिनट बेटा, जैसे मैंने लिखा 40 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, 40 या मतलब 40 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। इतनी बात बेटा समझ में आई कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसको किस सिंबल से दिखाते हैं, इस सिंबल से। ठीक है, लवणता की क्या यूनिट होती है, ग्राम प्रति 1000 ग्राम। मतलब 1000 लीटर में कि 1000 ml या 1000 ग्राम में कितना ग्राम शामिल है। जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 40 ग्राम है प्रति 1000 ग्राम पे। ठीक है, किसी मान लीजिए किसी क्षेत्र का हम लोग पानी लेके आते हैं और समुद्री जल लेके आए, ठीक है, उसमें हमने चेक किया तो पता चला कि अगर मान लीजिए उसका 40 ऐसे लिखा हुआ आपको है, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 40 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। मतलब कि 1000 ग्राम में 40 क्या है, उसका लवणता का भार है, क्योंकि उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किस यंत्र से नापते हैं बेटा। जैसा सभी चीजों को नापने का एक यंत्र होता है, ठीक है, ऐसे ही इसको भी नापने का एक यंत्र है। ठीक है, कि लवणता को किस यंत्र से नापा जाता है। सेलेनीनेक्टर। ठीक है, सेलिनो बेटा ये लिख लेना, सेलिनोनेक्टर इसे बोलते हम लोग हैं। ठीक है, किस यंत्र से नापा जाता है, तो ध्यान रखना हमेशा सेलिनोनेक्टर से बेटा ये नापा जाता है। ठीक है, एक चीज हम लोग जान लेते हैं कि समलवण रेखा किसे कहते हैं। समलवण रेखा किसे बोलते हैं, आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है,
अर्थ में किसी क्षेत्र में, मान लीजिए यहाँ पे क्या है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम इस क्षेत्र में, ठीक है, लवणता है किसी क्षेत्र की। यहाँ भी 35 है बेटा, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। तो बेटा अगर इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ दें, तो ये जो अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये रेखा जो बनती है वो कैसी होती है बेटा, है समलवण रेखा होती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने, समलवण रेखा क्या होती है और सेलिनोनेक्टर क्या होता है। लवणता को जिस यंत्र से नापा जाता है उसको हम लोग सेलिनोनेक्टर बोलते हैं, और समलवण रेखा जैसे मान लीजिए 3 क्षेत्र हैं अलग अलग और वहाँ पे क्या है इनकी लवणता सेम है, तो उसको अगर कोई लाइन जोड़ रही है तो वो क्या होगी, समलवण रेखा कहलाएगी, ठीक है। और कैसे नापते हैं, जैसे चीनी सेब को हम लोग किलो में नापते हैं, दूध को अगर लीटर में नापते हैं, तो लवणता को किस यूनिट में नापा जाता है, ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। अगर बेटा लवणता किसी क्षेत्र में ज़्यादा है, ठीक है, लवणता जैसे ज़्यादा हो गई मान लीजिए किसी क्षेत्र में, तो क्या क्या असर होता है, ठीक है, क्या क्या असर होगा। एक तो बेटा वो आपका देर में जमेगा, ठीक है, देर में जमेगा, ठीक है। बाष्पीकरण, बाष्पीकरण बेटा कम होगा, ठीक है। 2 चीज़ आपको बेटा याद रखनी है, कौन कौन सी, लवणता अगर ज़्यादा बेटा है तो वो देर में जमता है, ठीक है, और बाष्पीकरण, दूसरी बात बाष्पीकरण कम होगा, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। लवणता अगर किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा है तो देर में वो जमता है और बाष्पीकरण कम होगा। इतनी बात समझ में आई। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों अब हम लोग आगे को देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यंत्र पढ़ लिया बेटा, ठीक है, समलवण रेखा पढ़ ली हम लोग ने, ठीक है, और अगर लवणता जहाँ पे अधिक होती है तो क्या क्या उसका इफेक्ट होता है वो भी हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं समुद्र में बेटा कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं, ठीक है, इसके लिए एक अभियान चलाया गया था, ठीक है। समुद्र में कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं उसके लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था बेटा चैलेंजर अभियान। क्या नाम था बेटा, चैलेंजर अभियान। इस अभियान के चलने के बाद हम लोग पता चला कि कितने टाइप के लवणता समुद्र में उपस्थित हैं, तो कितने बेटा निकल के आए, 47 प्रकार के। इतने प्रकार के लवण हमारे सामने निकल के आते हैं, जिनमें प्रमुख बेटा कौन कौन से हैं, एक तो बेटा आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बेटा ये प्रथम नंबर पे आता है, मतलब पहले नंबर पे आता है। सबसे अधिक मात्रा किस लवण की है समुद्र में, बेटा सोडियम क्लोराइड की है। परसेंटेज में अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, अगर परसेंटेज में बात करें तो 77.8% के आसपास ये समुद्र में उपस्थित है। आप देख सकते हैं इसका कितना परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा है सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। कितना बेटा, समझिए कितना डिफरेंस है, देखिए आप 10.9%, लगभग 11% ये समुद्र में उपस्थित है। चैलेंजर अभियान के द्वारा लगभग 47 प्रकार के लवणों का पता चला हम लोगों को। उसमें भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, NaCl। आप जब नमक खाते होंगे तो उसमें लिख के आता है कि नहीं, NaCl इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वही सोडियम क्लोराइड है बेटा। और 3rd नंबर पे आपका आता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट लगभग बेटा ये 4% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 बेटा जो प्रमुख हैं, 47 तो आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि बहुत कम मात्रा में 0.1 0.2% ऐसे पाए जाते हैं। जो मेन है क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। लगभग इसकी परसेंटेज मात्रा कितनी है, 77.8% है। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात की जाए तो 10.9 और मैग्नीशियम सल्फेट की बात की जाए तो 4%। अब हम लोग देखते बेटा कि सागरों और महासागरों में लवणता का प्रतिशत कितना है, कितना मतलब पाया जाता है लगभग। औसतन देखते हैं अगर हैं तो सागर में लवणता, सागरों में
लवणता और महासागरों में लवणता, महासागरों में लवणता। बेटा इसका है बेटा 33 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से लेके लगभग 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, किसमें? सागरों में अगर लवणता की बात की जाए। महासागरों में अगर हम लवणता की बात करें बेटा तो लगभग मान के चलिए 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम सागरों में लवणता होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सागरी लवणता का स्रोत। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सागरी लवणता का स्रोत क्या है बेटा। ठीक है, तो क्या है बेटा, सबसे जो प्रमुख स्रोत है बेटा वो है बेटा महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप, महाद्वीप से सागरी लवणता का स्रोत क्या है? महाद्वीप है। महाद्वीप से कैसे पहुंचता है? नदियों के द्वारा पहुंचता है। कैसे पहुंचता है बेटा? नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा पहुंचता है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सागरी लवणता का जो मुख्य स्रोत है बेटा, ठीक है, मुख्य स्रोत क्या बेटा है? नदी। ठीक है, क्योंकि महाद्वीप से होते होते जितने भी लवण होते हैं सब पहुंचाती है किसमें? सागरों में पहुंचाती है। ठीक है, पूछा जाए बेटा कि नदियों में सबसे ज्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? बेटा ये क्वेश्चन बना है आपका, नदियों में सबसे ज्यादा लवण कौन सा पाया जाता है? तो कौन सा बेटा है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम बेटा लगभग 70% बेटा ये पाया जाता है किसमें? नदियों में। लेकिन इसी लवण की अगर बात की जाए समुद्र में कितना है, तो ये बेटा 2%, 2% ये कैल्शियम जो है, 2% कैल्शियम समुद्र में। कहाँ बेटा? समुद्र में पाया जाता है 2% कैल्शियम, और 70% के आसपास नदियों में। आप सोच रहे होंगे नदियों से तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 ही % बच रहा है, आखिर बीच में कहाँ जा रहा है ये? तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम जो है और सबसे ज़्यादा समुद्र में पाया जाता है। आपको हमने यही भी बताया आपको, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है किसमें? समुद्र में पाया जाता है। नदियों में कौन सा सबसे ज़्यादा लवण है? कैल्शियम लवण है। लेकिन समुद्र में पहुँचते पहुँचते ये इतना कम क्यों हो जाता है? आगे सुनिए, अब यहाँ पे नोट करिए पॉइंट। जो समुद्री वनस्पतियां हैं बेटा हैं, समुद्री वनस्पतियां और समुद्री जीव, ठीक है, ये दोनों इसको बेटा खत्म कर देते हैं। किसको? समुद्री वनस्पतियां और समुद्री जीव मिलके कैल्शियम को खत्म कर देते हैं। तो बचता कितना आता है समुद्र में आते आते बेटा? 2 ही % कैल्शियम बचता है। इतना बात समझ में आया? छोटे पे देखा होगा कि बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, ठीक है, मिट्टी खा लेंगे, उसमें क्या है? कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, दीवारें चाटेंगे, अब मिट्टी अगर देखने नहीं मिल रही है, तो उसी तरीके से समुद्रों में समुद्री वनस्पतियाँ हैं, समुद्री जीव है, वो किसको खत्म करते हैं? कैल्शियम को खत्म करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे के पार्ट को देखते हैं। ठीक है, कि ग्लोब से क्वेश्चन कैसे बनते हैं लवणता से संबंधित। हम लोगों ने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब पढ़ा था तो हमने बीच में पढ़ा था ये कौन सी रेखा होती है बेटा? है विषुवत रेखा, या फिर सॉरी भूमध्य रेखा। इक्वेटर जिसे बोलते हम लोग हैं, भूमध्य रेखा। ये बेटा क्या है? ये ध्रुव है, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये बेटा ध्रुव है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे जब भी, क्या करेंगे? भूमध्य रेखा से, नोट कर लेना यहाँ पे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता घटती है, लवणता घटती है। तो इससे इस लाइन से आप समझ पा रहे हो कि अगर यहाँ से लेके अगर ऊपर जाते हैं और लवणता घट रही है, ये इधर भी ध्रुव है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा क्या होगी? लवणता होगी। बट ऐसा नहीं है। ये भी बेटा क्वेश्चन बना है।
तो आखिरकार रीजन क्या है कि सबसे ज़्यादा लवणता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साल भर गर्मी रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सन है ये, पूरे साल भर यहीं पे धूप तो रहती ही रहती है, ठीक है। बाष्पीकरण होता है, लवणता जब बाष्पीकरण होगा तो मतलब लवणता ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर दिन लगभग वर्षा भी होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर ही क्या होता है, प्रत्येक दिन वर्षा होने के कारण यहाँ पे क्या है बेटा, लवणता ज़्यादा नहीं रहती है इस स्थान पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा फिर कहाँ रहेगी तो उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इतना सर शो हो रहा है क्या? चलिए देखते हैं बेटा। ये हमने आपको बताया था उत्तरी गोलार्ध और ये बताया था हमने आपको भूमध्य रेखा के ऊपर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दक्षिणी गोलार्ध। बेटा अगर उत्तरी गोलार्ध की बात आए, उत्तरी गोलार्ध की अगर बात आए तो 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में बेटा, 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में सबसे ज़्यादा लवणता होती है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात आए तो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक सबसे ज़्यादा क्या होती है बेटा? लवणता होती है इस क्षेत्र में। लेकिन भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा नहीं होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में बेटा 20 से 40 डिग्री और भूमध्य रेखा पर बेटा सबसे ज़्यादा नहीं होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश तक यह सबसे ज़्यादा लवणता होती है यहाँ पे, ठीक है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर लवणता घटती है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया, चैलेंजर अभियान में हमें 47 प्रकार के लगभग हमें लवणता प्राप्त हुए, जिसमें सबसे प्रमुख जो है सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की मात्रा 77.8% के आसपास है। सागरों में लवणता कितनी मात्रा, औसत मात्रा देखी जाए तो कितनी होती है? लगभग 33 ग्राम प्रति हजार से लेकर 37 ग्राम प्रति हजार, और महासागरों में अगर देखा जाए तो बेटा 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम तक रहती है। सागरीय लवणता का जो स्रोत है बेटा क्या है? सबसे बड़ा स्रोत महाद्वीप है सागरीय लवणता का, और मुख्य स्रोत बात करें तो नदी, क्योंकि नदियों के द्वारा ही लवणता आती है। नदियों में सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? तो बेटा कैल्शियम है। और समुद्र में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा बेटा? सोडियम क्लोराइड। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है? इसको ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले देखते हैं वान झील। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या पाई जाती है बेटा? है लवणता पाई जाती है। सेकंड नंबर पे देखते बेटा है मृत सागर। वान झील में बेटा कितनी लगभग पाई जाती है? 330 ग्राम प्रति हजार ग्राम, ठीक है, 330 ग्राम प्रति हजार ग्राम। और मृत सागर की अगर बात की जाए तो 238 के आसपास बेटा ग्राम प्रति हजार ग्राम मृत सागर में पाई जाती है। थर्ड नंबर की अगर बात करें तो बृहद खारी झील। यहाँ पे बेटा लगभग 210 ग्राम प्रति हजार ग्राम यहाँ पे इसका रहती लगभग है। अगर 1000 ग्राम जल निकालेंगे तो 210 ग्राम क्या होगा? इसमें लवण होगा ही, मतलब नमक टाइप की चीज़ें होंगी। तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है? बान झील में पाई जाती है। अक्षांश में अभी हम लोगों ने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच सबसे ज़्यादा थी, और उत्तरी गोलार्ध में कितनी थी? दक्षिणी गोलार्ध में बेटा कितनी थी? 10 से 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। और अगर यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात की जाए सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है? वान झील में पाई जाती है, मृत सागर में और बृहद झील में, और भी लाइन से बेटा बहुत सारी हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लेकिन वान झील में पाई जाती है। ये स्थान है कहाँ पे बेटा? टर्की, ध्यान रखना, टर्की में है, ठीक है। ये वाला स्थान बेटा मृत सागर जॉर्डन में है, और ये बेटा USA में, ठीक है। तीनों को ध्यान रखिएगा। बान झील में सबसे ज़्यादा लवणता, उसके बाद मृत सागर में, उसके बाद बृहद खारी झील में इसकी लवणता रहती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे लवणता को
प्रभावित करने वाले कारक। यहां पे लिखिए बेटा, वर्षा, बाष्पीकरण, पवने, नदियों का आगमन। ये जो बेटा है लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अभी देखेंगे बेटा कैसे। जैसे किसी भी क्षेत्र में, जैसे हमने भी पढ़ा था भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के पर क्या पढ़ा था कि साल भर लगभग वर्षा होती है, तो वहाँ पे बेटा क्या होती है, लवणता कम हो जाती है। लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर लवणता बढ़ती है। अभी तो हमने ये पढ़ा इतना ही। वर्षा अगर होगी क्या कर देगी, लवणता को कम करती है। पानी मात्रा ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या होगा बेटा, लवणता कम हो जाएगी। ठीक है। अब किसी गिलास में मान लीजिए लवण है, पानी है, ठीक है, आप उसमें पानी और बढ़ते जाए, पानी और बढ़ते जाए, पानी और बढ़ते हैं, अपने आप क्या होगी, लवणता कम हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, लवणता कम हो जाती है। ठीक है, लवणता कम हो जाती है। बाष्पीकरण में क्या होता है बेटा, बाष्पीकरण जब भी होगा तो लवणता ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लवणता ज़्यादा हो जाती है इसमें। ठीक है। पवनों में बेटा क्या होता है, पवने जैसे चल रही हैं, पवने समुद्री में पवने अगर चल रही हैं तो एक जगह के पानी को दूसरी जगह ले जा रही हैं। ठीक है, यहाँ से पानी जा रहा है, आगे जो समुद्र की धाराएं हैं वो आगे बढ़ेंगी धीरे धीरे। उससे क्या होगा बेटा, जहाँ से जा रहा है वहाँ पे तो क्या हो जाएगा बेटा, लवण ज़्यादा हो जाएगा, लवणता बढ़ जाएगी। लेकिन जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा जाकर है वहाँ पे क्या होगा, लवणता कम हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो पवने जब चलेंगी तो एक जगह पे कम और दूसरी जगह पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। नदियों का आगमन बेटा क्या होगा, नदियों के आगमन से बेटा अब पानी आएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, लवणता कम हो जाएगी। जैसे जैसे बेटा पानी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होती है, लवणता कम हो जाती है। तो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे बेटा, वर्षा, बाष्पीकरण, पवने, नदियों का आगमन। इस टाइप के ये कारक है बेटा जो कि लवण को प्रभावित करते ही करते हैं। तो दोस्तों आपका जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। इससे ज़्यादा बेटा आपसे क्वेश्चन अभी रिपीटेड में नहीं बना है। जितना भी क्वेश्चन बना है वो इस वीडियो में हमने सारा कवर कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो शेयर करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, उसके बाद बेटा वीडियो को शेयर करिएगा। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।